मैं आपको बता दूं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी देश ने अगर डॉलर के मुकाबले अपने देश की करेंसी को मजबूत किया है तो उस देश पर हमेशा से हमला हुआ है, उसके साथ ही युद्ध हुआ है, चाहे वो कोई भी देश। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, ये सच आपको कहीं ना कहीं दबा हुआ जरूर मिल जाएगा। जब किसी भी दुनिया के देश में कोई भी संकट आता है, वहाँ के हालात गंभीर होते हैं, वहाँ की सरकार के पास पैसा नहीं होता अपना देश चलाने के लिए, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं उनकी मदद करती हैं पैसे देकर। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मदद में और गुलामी में क्या फर्क है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालात ही इतने गंभीर हो जाते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर। फरवरी 2022 में पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू थी वो थी $1 की वैल्यू 176 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। अब फरवरी 2023 में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू है $1 276 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। अब आप सोच सकते हैं कि हालात कितने गंभीर है पाकिस्तान में, और 276 से भी ये बढ़ने वाला है जैसे ही आईएमएफ से लोन लिया है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का भी फॉरेक्स रिजर्व वो है $3 बिलियन, और ये बड़ा ही गंभीर है। इस मामले में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का अभी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग $575 बिलियन से ज्यादा का है। अगर हम इसकी बात करें तो हम एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन हमें अभी पाकिस्तान की जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिति है, उससे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने एक दिन में पेट्रोल के जो दाम है वो ₹22 बढ़ा दिए हैं। ऐसी क्या मदद की है आईएमएफ ने कि ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान को अपने देश के लोगों पर अत्याचार करने से के अलावा कोई भी उनके पास विकल्प नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को $1.1 बिलियन का लोन आईएमएफ से मिला है, और आईएमएफ ने क्लियरली शर्तों में कहा है कि ये लोन चुकाने के लिए उसे ये शर्तें माननी पड़ेंगी। अब क्या शर्तें माननी पड़ेगी? वहां के लोगों को जो सब्सिडी मिल रही है उस सब्सिडी को खत्म कर दीजिए। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ाइए। पेट्रोल डीजल का अगर ₹1 भी हमारे देश में बढ़ता है तो राजनीति उथल पथल हो जाती है। आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान ने लोन लेने के बाद आईएमएफ से एक दिन में ₹22 बढ़ा दिए हैं, और ये ₹50 तक बढ़ाएगा। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी, ₹50 तक वहां पर बढ़ने वाले हैं। दाल चावल चीनी पर महंगाई हो रही है और वो लगातार बढ़ती जाएगी। इसके अलावा सरकार ने आईएमएफ को खुश करने के लिए, वहां की सरकार ने ये कहा है कि हम अपने लोगों पर नया टैक्स लगाने वाले हैं। अब आप सोचिए कि कोई भी सरकार ऐसा किस तरीके से कर सकती है। मान लीजिए किसी घर के हालात ठीक नहीं है तो कैसे उस घर का मुखिया ये कह सकता है कि मुझे परिवार के सभी सदस्यों से और पैसा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी लेकर आए। यही हालात अब पाकिस्तान के लोगों के होने वाले हैं। उन्हें हर चीज पर टैक्स देना होगा, और यही नहीं, नए टैक्स भी उन्हें देने होंगे। यहाँ पर पाकिस्तान का जो दोस्त है चाइना, जिसे वो अपना दोस्त कहता है, जितना भी पाकिस्तान के ऊपर लोन है उसका 30% लोन लगभग चाइना से लिया हुआ है। जो डेब्ट है वो चाइना का है, और चाइना ने साफ मना कर दिया है कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसे अब और लोन दिया जाए, उसे और पैसा दिया जाए, क्योंकि वो पैसा उसका डूब सकता है किसी भी देश का, तो इसीलिए हम तो उसे देंगे नहीं। यही नहीं, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने भी अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वहां के लोगों को अब और ज्यादा ब्याज देने की पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है उसको भी दिक्कतें आने वाली हैं। ये तो थी पाकिस्तान की बात, और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इससे कभी उभर पाएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। जो अरेबियन कंट्री है, सऊदी अरब है, और ये जो वेस्टर्न कंट्री और सऊदी अरब के आसपास की जो देश हैं वो काफ़ी मदद करते हैं पाकिस्तान के समय पर रहकर, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान के हालात हो बड़े ही गंभीर हैं। भारत को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हालात हमारे काफ़ी अच्छे हैं। जैसा मैंने बताया कि $575 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास, और हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन तो हमने भी लिया हुआ है। 1947 के बाद अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं है जब डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ हो। वो लगातार गिरता जा रहा है। आज भी $80 से ऊपर $1 की वैल्यू चल रही है, और ये लगातार गिर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है
कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने खुद ये कहा है कि 2027 तक आते आते $1 की वैल्यू 100 रुपए होगी। मतलब भारत के रुपए की गिरावट ये लगातार चलती रहेगी। तो क्या हम सही मायने में सोच सकते हैं कि हम अच्छी स्थिति में हैं? हमारी जीडीपी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर सब बढ़ रहा है, सब अच्छा है। लेकिन जो इन संस्थाओं के लोन है, यकीन मानिए उससे अच्छे अच्छे देश तबाह हो चुके हैं। आज अफ्रीका का शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जो इनके चुंगल में न हो। आप ये कह सकते हैं कि अफ्रीका के देश कभी से ही गरीब रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारी ही बात करते हैं, हम अपने ही घर की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर भी लोन कम नहीं है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये सरकार हो वो सरकार हो, मैंने बात की है 1947 से लेकर अब तक की। क्या कोई भी ऐसी सरकार है जिसने ऐसी पॉलिसी बनाई हो या कुछ इस तरीके से किया हो कि हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई हो? नहीं, आपको कोई भी नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी देश ने अगर डॉलर के मुकाबले अपने देश की करेंसी को मजबूत किया है तो उस देश पर हमेशा से हमला हुआ है, उसके साथ युद्ध हुआ है, चाहे वो कोई भी देश। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, ये सच आपको कहीं ना कहीं दबा हुआ जरूर मिल जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं? समाधान यही है, हम क्या कर सकते हैं? दाल चावल चीनी पर हम टैक्स देते हैं, तो हम इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं? आपके घरों में छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो बाहर से आती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से ही मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का हब रहा है। वो इतना सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए आप 140 करोड़ की एक मार्केट है जहां वो अपनी चीजों को बेचते हैं। वो सरकार के माध्यम से लेकर आएंगे। जापान को सिर्फ 14 साल लगे थे आजाद होने में जब उसे गुलाम बनाया गया। हमारे देश को 100 साल तो ये लगे समझने के लिए कि लोगों को समझाने के लिए कि हम गुलाम हैं। उसके बाद क्रांतिकारियों को समय लगा उसे आजाद करने के लिए। और आज भी कुछ ऐसे अंग्रेज पैदा हैं, उनकी औलादें पैदा हो रही हैं जो ये मानती हैं कि अंग्रेज ही अच्छे थे, हम गुलाम ही अच्छे थे। जापान को सिर्फ 14 साल इसलिए लगे थे क्योंकि जापान बॉयकॉट करना जानता है। हमारे यहाँ बॉयकॉट होता है फिल्मों का, लेकिन जापान बॉयकॉट करता है अपनी विदेशी षड्यंत्रकारी देश जो उसके खिलाफ षड्यंत्र चलाते हैं। हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोलगेट से टूथपेस्ट करते हैं और बाहरी कंपनियों के कपड़े पहनते, जूते पहनते, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीजों इन्हीं से फर्क पड़ता है, इन्हीं से देश बर्बाद और आबाद होते हैं। आप इसका उदाहरण जापान को ले सकते हैं। अमेरिका ने अपना सब कुछ दाव पेंच लगा लिया था, लेकिन वो जापान के बाजार में अपनी सुई तक नहीं बेच पाया। यही जापान की ताकत है और यही हमें उससे सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए। आज पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के जो हालात हैं, हम अच्छी स्थिति में हैं। ऐसे हालात शायद हमारे देश में कभी नहीं होंगे। लेकिन क्या $1 के मुकाबले 100 रुपया देना आप पसंद करेंगे? क्यों हम अपने रुपए को मजबूत नहीं करना चाहते? क्यों हम नहीं चाहते कि सही मायने में हमारा देश मजबूत हो? और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करें, क्योंकि सरकार नहीं करेंगी। सरकार इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि चाहे कोई भी सरकार हो, वो उसके हाथ बंधे हुए हैं इन संस्थाओं से। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वो कंट्रोल करता है। विदेशी और ये वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करते हैं आपकी देश की सरकार को। तो उन्हें तो कंपनियां अलाउ करनी ही पड़ेंगी कि बाहर से कंपनियां आपके देश में आएंगी, वो प्लांट लगाएंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनका सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। यकीन मानिए, गुलामी और आज़ादी देश का राजा तय नहीं करता, हमेशा जनता को ही तय करना पड़ता है, चाहे वो 1947 हो या फिर 2023 या आने वाला समय। आपकी इस पर अपनी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।